10th ऑफ मई 2022 सुबह के कुछ 6 बजे होंगे। मोनथाइपिन जो एक छोटा सा गांव है म्यांमार के सगाइन रीजन में, उसी वक्त 150 से 200 ताटमडाओ के या फिर म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने इस गांव में इंटेंसिव शेलिंग स्टार्ट कर दिया था, जिसको देखते हुए बहुत सारे गांव के निवासी अपनी जान बचा करके भागने लग गए। उसके साथ ही आजू बाजू के गांव वाले भी अपनी जान बचा करके भागने लग गए। मगर ऐसे कुछ 100 लोग थे जो उस गांव में ट्रैप हो गए और उन्होंने शरण ली सामने के ही एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। अब शेलिंग खत्म होती है 9 बजे के आसपास। मिलिट्री के सोल्जर्स गांव में एंट्री लेते हैं और पहले ही कुछ 100 लोगों को उसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद इंटरोगेट किया जाता है। फिर अगले दिन की सुबह मिलिट्री के सोल्जर्स उस गांव में 10 ऐसे नौजवानों को चुनती है और उनको फोर्सफुली उनका मिलिट्री गियर कैरी करने को कहती है। वो कैरी करवाती है और सामने की नदी के पास जाती है जिसका नाम था मूर रिवर। वहाँ पर नौजवानों और बाकी गांव वालों का गला काटा जाता है या फिर उनको शूट कर दिया जाता है। इनमें से ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन ही थी, एज विमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेयर कर दिया जाता है। अब म्यांमार की आर्मी ने औरतों और बच्चों को तो छोड़ दिया, मगर उनके गांव को आग लगा दी। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, इसलिए नहीं कि म्यांमार की मिलिट्री ने एक मैसेकर किया था। एज 1 फरवरी 2021 के कू के बाद से ही म्यांमार में ऐसे बहुत से मैसेकर देखने को मिला है। बट ये इसलिए अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि एक बमा डोमिनेटेड आर्मी ने एक बमा डोमिनेटेड गांव में मैसेकर किया था। और अगर आपको ये समझना ही है तो बमार एथनिसिटी एंड लैंग्वेज म्यांमार की मेजॉरिटी फॉर्म करती है एट 68%। मगर ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं है। ताटमडाओ ने पूरे म्यांमार में ऐसे बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की हैं और इस अप्रोच को कहा जाता है हैमर अप्रोच, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आपके एनिमी को फुल्ली डिस्ट्रॉय करना है तो उन इनोसेंट सिविलियंस को भी मार दिया जाए जो उस एनिमी से किसी न किसी रूप या स्वरूप में एफिलिएटेड हो, भले ही वो इनोसेंट ही क्यों ना हो। और इस टैक्टिक के यूज में वृद्धि ही देखने को मिली है। एज राइट नाउ ताटमडाओ ने बहुत ही बड़ा ग्राउंड लूज किया है टू द अपोजिंग साइड ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और ये सिविल वॉर अभी खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है। मगर ये सिविल वॉर स्टार्ट ही क्यों हुआ और म्यांमार जैसे देश को इतना झेलना क्यों पड़ रहा है? मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट को इस देश की इतिहास ज़रूर समझा सकती है। तो चलिए मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस देश की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई। (1948) 4th of January। इस दिन से काउंट करते हुए वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए 2 साल हो चुके हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले कुछ 1 साल हो गए हैं। और फाइनली एक डेविस्टेटिंग वर्ल्ड वॉर के बाद फाइनली म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट किया गया था जिसके तहत इस देश का नाम पड़ा यूनियन ऑफ बर्मा। नाउ ये सब इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर एक ही आदमी को क्रेडिट किया जाता है, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ म्यांमार, जनरल ऑंग सान। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के बदौलत जितने भी सारे नेशन की माइनॉरिटीज़ थीं, भले वो एथनिक हो या फिर रिलीजियस हो, उन सब ने पैंगलोंग अग्रीमेंट के थ्रू म्यांमार को ज्वाइन किया था। ना इस वक्त पे म्यांमार एक फेडरल नेशन है। यहाँ माइनॉरिटी एथनिसिटी वाले स्टेट्स को लार्ज ऑटोनॉमी दी गई है और आने वाले दशकों में म्यांमार में एक मल्टी पार्टी इलेक्शन लड़ा जाता है। एंड द फैक्ट वाज दैट म्यांमार एक तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ एक सही राह पे ही जा रहा था अंटिल 2 मार्च 1962, क्योंकि इस दिन म्यांमार में मिलिट्री रूल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। 1962 के इस इवेंट से पहले म्यांमार एक डिफरेंट एथनिसिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी रीजन्स जैसे कि चिन, शान एंड मॉन जैसी मेजॉरिटी स्टेट्स में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग गया था, जहां उनकी मांग थी कि उनको और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। ये एक रिलेटिवली प्रॉब्लम हो सकती थी एज 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन में रीजन्स या फिर स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था ससीड करने के लिए फ्रॉम द यूनियन ऑफ बर्मा आफ्टर द 10 years पीरियड, और 10 साल हो चुके थे। सो देयर वाज अ बिग चांस दैट अगर गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को कंटेन ना कर पाए तो ये एक सक्सेशन क्राइसिस बन सकता है। उसके साथ ही उस टाइम की गवर्नमेंट ज़्यादातर वीक एंड करप्ट मानी जाती थी।
इसकी वजह से म्यांमार की आर्मी या फिर टाटमाडो ने एक डिसीजन लिया कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में अपना इंटरफेरेंस डालने वाले हैं। और 2 मार्च 1962 में म्यांमार की मिलिट्री ने गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया। नाउ लोगों ने इस कू डेटा को एक्चुअली सही समझा, बिकॉज उस टाइम की गवर्नमेंट एज सेड अर्लियर करप्ट और वीक तो दिखती ही थी, और वो कितनी वीक थी आप इसी बात से समझ सकते हो कि द 1960s इलेक्शन एक्चुअली मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से ही हो पाया था, जिसकी वजह से इस कू को हाईली अप्रिशिएट किया गया था और बमार मेजॉरिटी ने तो इसे सही चीज ठहराया था म्यांमार एज अ नेशन के लिए। मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 8 अगस्त 1988 इस बार म्यांमार में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड था। इतना मैसिव था ये प्रोटेस्ट कि इसमें हर बैकग्राउंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इवन द पर्सनल्स ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। यूं तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज इसको बड़े स्केल पर दिखाया गया था और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि पूरा का पूरा म्यांमार बंद हो गया था। उसके साथ ही इन प्रोटेस्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑंग सान सू ची, जो कि लेजेंडरी जनरल ऑंग सान की बेटी थी, उनको फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिला पूरे के पूरे म्यांमार में, और वो बन गई रेजिस्टेंस एंड डेमोक्रेसी का चेहरा इन म्यांमार। और इस इवेंट को म्यांमार में आज भी 888 अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। मगर इस पॉइंट तक बात आई ही क्यों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है। एज 1962 के कू के वक्त जहां मिलिट्री या फिर टाटमाडो को सपोर्ट लिमिटलेस था, वहीं कुछ सालों के अंतराल में ही ये कम होने लग गई थी, क्योंकि म्यांमार अब एक सोशलिस्ट नेशन बन गया था। इस सोशलिस्ट पॉलिसी का मतलब था कि म्यांमार अब एक आइसोलेशनिस्ट नेशन बनने वाला था, और क्योंकि ये कोल्ड वॉर का समय था, सो ये आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज एक्चुअली ज़्यादा हर्ट करने वाली थी म्यांमार को। इसकी वजह से देश डेवलप होने के बजाय और भी ज़्यादा बैकवर्ड पोजीशन में जाने लग गया था, बिकॉज दूसरे देशों के साथ ट्रेड ही नहीं हो रहा था। उसके साथ ही ये मिलिट्री गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट से भी ज़्यादा करप्ट थी। नॉर्मल आदमी के पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए, और म्यांमार के ऑफिसर्स 5 स्टार मील्स को एंजॉय कर रहे थे। उसके ऊपर से आइसोलेशन ने म्यांमार को बैंकरप्ट के पोजीशन पे ला दिया था। प्लस 1974 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत यूनियन ऑफ बर्मा का पहले तो नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बर्मा कर दिया गया। प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन एंटी फेडरलिज्म हो जाता है और बर्मा सोशलिस्ट पार्टी मेन रूलिंग पार्टी बन जाती है, जिसको आर्मी से फुल सपोर्ट था। बेसिकली लोग भूखे हैं, आर्मी एंजॉय कर रही है, और लोग इस सिचुएशन पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कंप्लेन करने जाएंगे तो ठोक दिए जाएंगे। अब ये सब चल ही रहा था कि 1985 और 1987 में म्यांमार में एक डीमोनेटाइजेशन इवेंट देखा गया था, वो भी अनअनाउंस्ड। कम से कम हमें कुछ घंटे तो मिले थे। अब इस डीमोनेटाइजेशन का एक हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमी में और सिटीजन्स के जेब पर भी, एज इस गवर्नमेंट ने 60 to 80% ऑफ द सर्कुलेटिंग करेंसी को इलीगल बना दिया था। उसके साथ ही 25% ऑफ करेंसी नोट्स को ही म्यांमार के बैंक्स प्रोसेस कर पाए थे। तो ऑलरेडी जो लोग गरीब थे अब और भी गरीब हो गए। ये एक लाइन क्रॉसिंग इवेंट था मैक्सिमम लोगों के लिए। तो अब जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टाटमाडो के साथ थी, अब उसके अगेंस्ट हो गई थी, और ये सारा गुस्सा निकला 1988 8 अगस्त को। शुरू में तो प्रोटेस्टर्स बहुत ही सक्सेसफुल थे। टाटमाडो के अगेंस्ट एज जनरल नी विन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एज जनरल सॉ मुंग एक और कू में पूरे देश को अपने कंट्रोल में ला देते हैं, और फिर स्टार्ट होती है ब्रूटैलिटी ऑन द थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द पीपल आउट देयर। बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में मरे थे। मिलिट्री ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स या तो अरेस्ट हो गए थे या फिर उनको देश छोड़ के जाना पड़ गया था। द नेशनल आइकॉन ऑफ रेजिस्टेंस ऑंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उसके साथ ही इस कू में 1974 का कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिपील कर दिया गया था, यानी कि अब आर्मी ही बॉस थी। नाउ इस कू के बाद सिचुएशन इन बर्मा और भी डिस्परेट हो जाती है, एज दुनिया के लिए मिलिट्री एक इलिजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन थी इस देश को चलाने के लिए। तो मिलिट्री रूल को जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी। इसके लिए 27 मई 1990 को एक नेशनल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है,
और इस इलेक्शन में नेशनल यूनिटी पार्टी को मिलिट्री का फुल सपोर्ट मिलता है एंड एक्सपेक्टेशंस वर कि यही पार्टी पावर में आएगी, मगर उनको नहीं पता था कि टाटमाडाओ को एक लैंडस्लाइड डिफीट मिलने वाला था बाय सू ची एंड हर पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी ने एक ब्लॉकबस्टर विन पाई थी इस जनरल इलेक्शंस में ऑन 1990 और लोगों का मैंडेट अपने साथ पाया था, बट मिलिट्री ने ये रिजल्ट को मानने से मना कर दिया था एंड मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग कैंडिडेट्स को या तो अरेस्ट कर लिया गया या फिर एग्जाइल में भेज दिया गया और ऑन्ग सान सू ची को वापस से हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मिलिट्री को कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं झेलने पड़े एज देश के पास कोई क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। तो इसका मतलब ये था कि जिसके पास बंदूक है वही राजा है। 2007 म्यांमार के लिए बहुत से चेंजेस लाया। सबसे पहला, देश का नाम अब बर्मा से म्यांमार हो गया था। म्यांमार अब आसियान नेशंस का मेंबर था और इंटरनेशनली मिलिट्री गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट मिलने लग गया था, बट मिलिट्री रूल जैसे का तैसा ही था। मगर अभी म्यांमार में एक बार और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है एज इस प्रोटेस्ट का नाम था सैफरन प्रोटेस्ट। इसकी शुरुआत इसलिए हुआ था कि मिलिट्री गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली सब्सिडीज को हटा दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में 66 to 100% इंक्रीज देखा गया था और नेचुरल गैस पे 500% का प्राइस इंक्रीज देखने को मिला था। बेसिकली आंसू बाइक चला करके भी निकल रहे थे और खाना खा करके भी। इसके लिए म्यांमार में मेजर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसको लीड बुद्धिस्ट मंक्स ने किया, इसलिए सैफरन प्रोटेस्ट इसका नाम पड़ा। नौ मिलिट्री इन प्रोटेस्ट से तो नहीं झुकी, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने म्यांमार में वापस से सैंक्शंस लगा दिए थे ऑन द मिलिट्री गवर्नमेंट। मगर एक और सरप्राइज अभी बाकी था। साइक्लोन नरगिस जो 2008 मई में आती है, उसने एक नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर दिया था म्यांमार पे। 2 लाख लोग गुजर गए। ये एक खूनी तोहफा था म्यांमार के लिए। इस इवेंट ने टाटमाडाओ को मजबूर कर दिया था म्यांमार में फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए, उसके साथ ही एक डिसिप्लिन डेमोक्रेसी का वजूद बनाने का भी, जिसका मतलब ये था कि इलेक्शंस तो होने वाले थे, मगर इलेक्शन के बाद भी मिलिट्री ही आपको लूटने वाली थी, क्योंकि मिलिट्री को पावर से हटाना अब भी ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि अगर गलती से भी सिविलियन गवर्नमेंट पावर में आती है तो आधी से ज़्यादा मिलिट्री को कोर्ट मार्शल कर दिया जा सकता है। मगर यहाँ पर भी म्यांमार के लोगों ने ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं देखी, एज मिलिट्री ने नया कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पावर्स को थोड़ा सा कम सिर्फ दिखाने के लिए किया था, नहीं तो इन एक्चुअलिटी एक मेजर फ्लॉ मिलिट्री ने डाला था, एंड दैट वाज कि मिलिट्री बेसिकली 25% ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट्री हाउसेस में रखेगी, भले वो नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने हैं तो आपको मिनिमम 75% ऑफ द सीट्स चाहिए ही चाहिए, जिसका मतलब ये था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को गलती से भी नहीं चेंज कर सकते हो। बेसिकली मिलिट्री इन्फ्लुएंस कहीं नहीं जाने वाली थी, इसलिए एनएलडी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था 2010 में। ऊपर से मिलिट्री अब भी एनएलडी जो कि ऑन्ग सान सू ची की पार्टी थी, उसको इलेक्शंस में उतरने से ही मना कर दिया था, सिंपली बिकॉज सू ची एक फॉरेन सिटीजन थी इन द आइज ऑफ द न्यू लॉज दैट वर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश मैन से शादी की थी जिससे उनके 2 बच्चे हुए थे। इसका मतलब ये भी था कि ऐसी सिटीजन आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है, जो कि प्रॉब्लम था डेमोक्रेसी के सिंबल सू ची के लिए। बट चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आने लग गया था, एज 2015 के इलेक्शन से पहले एनएलडी को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का परमिशन मिल जाता है, और जब इलेक्शंस हुआ तो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने एक सुपर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई। उसके साथ ही सू ची के केस के अनुसार उन्होंने पीएम की पोजीशन तो भले ही ना ली हो, बट उनके लिए एक नया पोजीशन बनाया गया स्टेट काउंसलर का, जिसकी पावर एग्जैक्टली सेम थी जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली थी। रिजल्ट के बाद मिलिट्री ने रिजल्ट को नलिफाई करने की कोशिश नहीं की, ऐसा कर देने से वो और भी ज़्यादा हेविली सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन बन सकती थी, जिसकी वजह से 21st सेंचुरी का ये गोल्डन पीरियड था म्यांमार के लिए। एज कुछ डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गई थी विद ऑफ कोर्स मिलिट्री सुपरविजन, और ये लास्ट बात आराम से दिख गई थी।
2016 में म्यांमार आर्मी और रोहिंग्या मुस्लिम्स इंसर्जेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था आफ्टर कुछ इंसर्जेंट्स ने आर्मी बॉर्डर पोस्ट पर अटैक कर दिया था। नाउ म्यांमार के लिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, एज सिंस द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ सिविलियन, मिलिट्री या फिर मिक्सचर ऑफ दोस गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखा ही देखा है। मगर जो टैक्टिक्स मिलिट्री ने इस बार यूज़ किया था इन इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, वो अपने आप में टू मच ब्रूटल एंड ओवरस्टेट था। एसेंशली स्पीकिंग, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था एथनिक क्लेंजिंग का और हैमर अप्रोच यूसेज का। और ऐसा नहीं है कि इस बार की सिविलियन इलेक्टेड बॉडी ने कोई ज़्यादा ऑपोजिशन दिखाया होगा मिलिट्री एक्शंस के अगेंस्ट। इनफैक्ट एनएलडी के बहुत से एमएलएस एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री एक्शन को। इवन सूची खुद मिलिट्री को डिफेंड कर रही थी, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। मगर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, बिकॉज मिलिट्री के पास अब भी पावर थी और ऑंग सान सूची एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकती थी। उसके साथ ही जब ऑंग सान सूची ने थोड़ा सा भी इंटरवेंशन लाने की कोशिश की मिलिट्री के एक्शंस पे, उनकी कुछ ना चल सका, विच गोज टू शो दैट अब भी मिलिट्री का ही रूल था पूरे के पूरे देश पर और सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ नाम की ही थी। बट फ्यू हिकअप्स असाइड, इन जनरल एक पॉजिटिव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिला था म्यांमार में और सब कुछ शायद से अच्छा चल रहा था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा। अब टाइम आ गया था एक और इलेक्शंस का, जो कि होने वाला था 8 नवंबर 2020। नाउ इस इलेक्शंस के बाद एक हॉरिफिक सीन देखने को मिला मिलिट्री एंड मिलिट्री रिलेटेड पार्टीज को। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हाउस ऑफ नेशनैलिटी में 61% ऑफ द सीट्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 58% ऑफ द सीट्स जीती थी, जो कि लास्ट इलेक्शन से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स थे। उसके साथ ही मिलिट्री की प्रॉक्सी पार्टी USDP ने 2015 के इलेक्शन से भी पुअर परफॉर्मेंस दिया था, जिसके बाद मिलिट्री एंड USDP ने क्लेम किया था कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉडलेंट थे। उसके ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि इतने अच्छे मेजॉरिटी मिलने के बाद NLD भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ना ला पाए, मगर मिलिट्री के बहुत सारे चेंजेस को वो रोक सकती है। उसके साथ ही अपने खुद के नए चेंजेस ला सकती है पूरे देश भर में, जिससे कि मिलिट्री की पावर को एक्चुअल में फॉर द फर्स्ट टाइम टक्कर मिल सकता है आफ्टर 1988। जिसका मतलब ये था कि अब एक और कू सीजन स्टार्ट होने वाला था। मगर लोगों को इस बार लग नहीं रहा था कि कू इतनी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज ऑन द 1 फरवरी 2021 को ही मिलिट्री ने कू कर दिया, क्योंकि इसी दिन नई गवर्नमेंट का स्वेरिंग इन होना था। नाउ अनलाइक 1988 जहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिला था, या फिर 2007 जहां पर अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट ही देखने को मिले थे, दिस टाइम अराउंड सिटीजन्स weren't lying down और NLD के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने और कैंडिडेट्स ने आगे चल करके पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का फॉर्मेशन किया और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो कि स्टेट अथॉरिटी काउंसिल के अगेंस्ट जाकर के अब लड़ने वाली थी। बेसिकली पूरा देश और पॉलिटिकल सिस्टम मिलिट्री जुंटा से लड़ने के लिए तैयार हो गया था और इसलिए मॉन थाई पिन के लोगों को मिलिट्री का इतना ब्रूटल फेस देखना पड़ गया, बिकॉज इस गांव में 3 PDF सोल्जर्स थे और उन 3 अपोजिंग साइड ऑफ द सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलिट्री या फिर टर्टमेडाओ ने पूरे की पूरे विलेज को सैक्रिफाइस कर दिया। ये थी बात 2022 की, क्योंकि अब 2024 मार्च है और टर्टमेडाओ एंड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के सामने अब भी लड़ाई चल रही है। मगर टर्टमेडाओ या फिर मिलिट्री ऑफ म्यांमार अब वीकर पोजीशन में दिख रही है दैन बिफोर, बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम एरियाज ऑफ द नेशन एक्चुअली खो दिया है और बहुत सारे एथनिक माइनॉरिटी सिटीज को भी अपने हाथों से जाते हुए देखा है, जिसकी वजह से मिलिट्री एक वीकर पोजीशन में है और एसेंशियली 3 सालों से म्यांमार एक सिविल वॉर में अटका हुआ है, जो कि अब शायद से लग रहा है कि मिलिट्री रूल शायद से इस देश से जा सकता है। सो इन समरी, मॉन थाई पिन के अटैक के पीछे मिलिट्री का अनवेवरिंग कंट्रोल ओवर म्यांमार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और एक हिस्टोरिकली वीक गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस अटैक्स के लिए, बिकॉज हिस्टोरिकली वीक गवर्नमेंट होने की वजह से इस गवर्नमेंट ने ज़्यादातर मिलिट्री की ही मदद मांगी और मिलिट्री को फोर्स किया कि वो देश के पॉलिटिकल सिस्टम में खुद को लाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन जनरल मिलिट्री को हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। या फिर शायद से नहीं होता,
वही होना होता जो होना होता, शायद से सिविलियन गवर्नमेंट उस मिलिट्री गवर्नमेंट से भी ज़्यादा दिमाग खराब हो सकती थी। हमें नहीं पता, बिकॉज ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्या होता, कैसा होता, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अनआंसरेबल भी है अपने आप में। नो, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आफ्टर ऑल म्यांमार रहे मरे, हमें उससे क्या? उसके साथ ही इंडिया को इससे क्या लेने देना है? वेल, फर्स्टली मणिपुर के इतने बुरे वायलेंस के पीछे यही म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। थोड़ा बहुत ही सही, बट जिम्मेदार ज़रूर है। एज म्यांमार की सिविल वॉर स्टार्ट होते ही मैसिव पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई थी म्यांमार के अंदर, और बहुत सारे लोग इंडो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए थे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ही बड़ी एक रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला। मणिपुर ऑलरेडी ऐसा स्टेट है जहां पर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मशहूर है, तो जब रेफ्यूजीज आने लग गए तो बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लग गई, एंड द रिजल्ट वाज अ डेडली सिविल वॉर इन मणिपुर इटसेल्फ, जिसको हम इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने डिसीजन लिया फाइनली 2024 में कि म्यांमार बॉर्डर को फेंस किया जाएगा। इस पर भी अलग पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो चुका है, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? पहले तो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को यूनाइटेड रहना होगा, एज मिलिट्री काफ़ी वीक पोजीशन में है और इस फोर्स के पास सिर्फ बमार प्लेन्स ही बचे हैं डिफेंड करने के लिए। एक बार वो गिर गया देन मिलिट्री इज़ नो मोर। दूसरा, म्यांमार को वापस से एक फेडरल नेशन बनाना होगा विथ नो ऑप्शन ऑफ सेसेशन, बिकॉज फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि कोई भी कू डेटा इस देश में पहली बात हो ही ना पाए। बट ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। नौ, ये थी बात म्यांमार की। अब बात करते हैं इस चैनल की, बिकॉज मुझे पता है मुश्किल से मुट्ठी भर लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देखेंगे या फिर देखते हैं इन जनरल, और वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी है। आफ्टर ऑल इतना लॉन्ग एंड एडिटिंग में वीकर वीडियो को इतने ज़्यादा लोग यहाँ तक नहीं देख पाते हैं। उसके साथ ही मेरा अपलोडिंग इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, सिंपली बिकॉज मैं अकेले ही ये सारा काम करता हूँ, और कई बार मुझे भी खुद प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियो को अपलोड करने में, बिकॉज बहुत सारे इशू घर में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभी तक मेरे इस वीडियो में बना हुआ है यहाँ तक, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी लाइक माइंडेड इंसान के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस चैनल का विकास कर सकूं और आपको इससे भी बेटर कंटेंट दे सकूं। और आपका ये सब करने के लिए मेरे तहे दिल से धन्यवाद।